क्लास में हमने नॉर्मल फोर्स निकालना देखा था कि नॉर्मल फोर्स कैसे निकलता है। ठीक है, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन हम धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं एक छोटी सी चीज रिवाइज करा देता हूं कि अगर किसी रस्सी से कोई m मास का लटका हुआ है और आपसे बोले कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगते हैं वो बनाते हैं। जैसे इसको एक अर्थ खींच रही होगी, नीचे से mg फोर्स है, क्लियर, और रस्सी नीचे खींचेगी तो इसमें टेंशन भी आ जाएगी। तो उस टेंशन को आपको ऐसे लिखना है, टू साइडेड एरो से, और फिर बाद में इसको मिटा देना है ऐसे करके। तो ये यहां से हट गया ऐसे करके ऐसे, तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ये रहा। अब देखिए इस बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन और एक mg। एक रस्सी इसको ऊपर खींचेगी और ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। और अगर ये रुका हुआ है, कहीं भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, बराबर है। लेकिन अगर ये ग्रेविटी ज्यादा लगा रही है तो ग्रेविटी वाले फोर्स में से टेंशन वाले फोर्स को माइनस कर दीजिए, आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा। अगर ये बॉडी नीचे जा रही होती, सपोज करो ये रुकी है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। अगर मैं हूं, मुझे 2 न्यूटन से कोई इधर खींचे, 2 से इधर खींचे, तो मैं कहां जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, मेरी आत्मा निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर ये मुझे 4 न्यूटन से खींचे और ये 2 से खींचे तो मैं इधर ही जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो वो वाला हिसाब है। लेकिन अगर ये बॉडी नीचे जा रही है, इसका मतलब है mg फोर्स ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले फोर्स को माइनस कर देंगे तो नेट वाला फोर्स निकल जाएगा। लेकिन अगर ये बॉडी ऊपर जा रही होती तो ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला फोर्स माइनस कर दीजिए, आपके पास नेट आ जाएगा, एफ नेट। ये बातें आपको याद रखनी है, लिख लो इसको जल्दी से, जिसके भी दिक्कत हो फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर नीचे जाएगा, अगर ये रेस्ट पर है, नहीं मूव कर रहा है, तो दोनों बराबर। नीचे जाएगा तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कीजिए, नेट फोर्स, और अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कीजिए। इस तरह से हमें क्वेश्चन लिखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन हमारे पास यह है कि इस तरह से पुली लगा रखी है। याद रखिए, पुली हमेशा हमें मासलेस माननी है, इसका कोई मास नहीं मानना है। ठीक है, और इस पुली पर मैंने एक इस तरह से एक रस्सी बांध करके इस तरह से 2 चीजें लटका दी हैं। एक का मास है m1 एक ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक का मास है m2, और इस तरह से पुली लगा दी है। और m1 ज्यादा है m2 से। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड रूफ। चलो बाद में करें, सिर्फ इतना कर लो, करके देखिए एक बार। m वाला मास ज्यादा है, यानी कि ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। क्लियर, ऐसे घूमेगा ना, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। मैंने माना इसका एक्सेलरेशन a है, और जिस हिसाब से ये नीचे जाएगा उसी हिसाब से ऊपर आएगा। क्लियर, अब मैं इसका बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या क्या बनाते हैं, फोर्स बनाते हैं। कौन कौन से फोर्स इसमें लग रहे हैं। एक इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी m1g, एक इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी अर्थ m2g, कि सर इसको भी खींचेगी, बट मैंने बोला इसका मास ही मत मानो। तो पुली का मास नहीं मानेंगे तो इस पर कोई mg नहीं लगेगा। रस्सी जो स्ट्रिंग है उसका कोई मास नहीं है। क्लियर, अभी नीचे खींचेगी तो रस्सी में टेंशन आएगी, ये टेंशन बना दी, इसमें टेंशन आएगी तो ये टेंशन बना दी, और ये भी खींचेगी तो इसमें भी टेंशन बना दी। देख लीजिए, और कोई फोर्स किसी के दिमाग में है तो बोल दे भी। ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, ये ऊपर आएगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इसको बीच में से हटा दीजिए, ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, सिंपल। क्लियर, अब एक एक करके हर एक ब्लॉक की स्टडी करनी है। पहले मैं इस ब्लॉक की बात करता हूं। अगर आप इस ब्लॉक को ध्यान से देखेंगे तो इस पर नीचे की तरफ लगेगा m1g और ऊपर लग रहा है टेंशन। और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है,
नीचे जा रहा है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, M1G या टेंशन, M1G। तो M1G में से टेंशन माइनस कर दीजिए, इस पर आ जाएगा नेट फोर्स। अब इस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है, तो हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो F फोर्स लगता है तो F = ma होता है। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स की जगह लिख देंगे इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन mg - t। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी बात करो, इसको पकड़ो, इसके साथ क्या हो रहा है भाई, m2 नीचे की तरफ लग रहा है m2g, ऊपर लग रहा है टेंशन। ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो कौन सा ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, तो टेंशन में से m2g माइनस कर दो, इस पे लगने वाला नेट फोर्स आ जाएगा, और इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। अब ये दो इक्वेशन आपके पास है, कुछ ऐसा करो कि आपके पास एक्सेलरेशन निकल जाए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो t कैंसिल हो जाएगा, है ना। आप इतना उतार लीजिए पहले, मैं से तो सिंपल, इन दोनों को ऐड कर दो बस, करो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, m1g माइनस m2g, एक कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2। देखो ये आ रहा है मेगा, आ गया बस एक्सप्रेशन, m1 माइनस m2g माइनस m1 प्लस m2, ये आ गया एक्सप्रेशन। करा होगा ना ये, 3x माइनस 2x = 4, 4x माइनस 2x, दोनों को जोड़ के काट दो, कोई वाली चीज है। हो गया एक्सप्रेशन। अब मुझसे बोलता है टेंशन निकालो साहब। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी भी एक में रख दीजिए, आपका टेंशन आ जाएगा। देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ a ईदर इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ t। ये अपने आप पता कर लेना। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ t, तो टेंशन भी आपके पास आ जाएगा। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। यहां पर देखिए, ये एक रस्सी थी इसलिए हमने टेंशन t ही रखी है। यहां रस्सी चेंज हुई है तो इसको कर देना t डैश। एक रस्सी में एक टेंशन होती है, अगर रस्सी चेंज हो गई तो टेंशन चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो इसको आप t डैश कर लीजिए, है ना। और आपसे बोले बताइए फ्लोर पर कितना खिंचाव लग रहा है। अब फ्लोर पे निकालना है तो अब आप देख लीजिए पुली में क्या चल रहा है, ऊपर है t डैश, नीचे है t1, नीचे है t1 सॉरी। तो t, अभी पुली थोड़ा ना जा रही है, ये घूम रहा है। पुली कैसी है, रेस्ट पर, तो पुली तो रेस्ट पर है, और जब रेस्ट पर है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल है, यानी कि t1 विल इक्वल टू 2t। और t की वैल्यू हमने अभी निकाली है। तो अगर आपको बोलता है कि फ्लोर पर कितना फोर्स लग रहा है, कि फ्लोर उखड़ के नीचे तो नहीं आ जाएगा, तो हमें अगर वो निकालना है तो t डैश निकालना पड़ेगा, और t डैश हमारा ऐसे निकल गया बस। इसको भी लिख लीजिए अगर पूछ ले कोई तो। चलिए, अब क्वेश्चन में आपको m1 दे देगा 2 किलो आ गया, ये 5 किलो दे देगा, तो उस हिसाब से सोल्व होता जाएगा वो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कीजिए उसको। ये एक टेबल है और इस पर एक मास रखा हुआ है m2, और यहां से एक रस्सी बांधी है, और इस तरह से हमने पुली भी बांधी हुई है, और ये मास ऐसे लटका हुआ है m1, ठीक है। और ये इस तरह से नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से। फाइंड a एंड t, जो रस्सी में टेंशन आएगी वो, और एक्सेलरेशन दोनों निकालें। थोड़ा सा अलग ही है बट करने की कोशिश कीजिए। और ये स्मूथ है टेबल, है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है।
इसको आप 5 किलो कर लो ताकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, और इसको आप 10 किलो रख दो। ठीक है, आप करना जरा। पहले मैं वो बताता हूं जो आपके सबके दिमाग में आया होगा। ठीक है, कि सर फोर्स बनाना है, चलो फोर्स बना लो। ठीक है, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें। आपने कहा सर इसको कोई नीचे की तरफ mg खींचेगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल भी लगेगा, ये आपने नहीं सोचा होगा बट ये लगेगा। इस पे नीचे लगेगा m1g, इस पे आ जाएगा टेंशन। रस्सी एक है तो वही वाली टेंशन यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। पुली बेसिकली टेंशन ट्रांसफर करती है, फोर्स ट्रांसफर करती है। अब मुझे बताइए, क्या ये ब्लॉक ऊपर नीचे जा रहा है क्या? ऊपर नीचे जा रहा है क्या हर्षित? यश? नहीं सर। ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है ऊपर नीचे वाले फोर्सेस तो कैंसिल हो गए यार। तो ये एन और mg तो बनाने का मतलब ही नहीं है। हम सिर्फ वो फोर्सेस बनाएं जो मोशन की डायरेक्शन में है। ये जा किधर रहा है आगे, तो इस लाइन पे ये पूरी जो एक्सिस है, अगर मैं कहता हूं कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो मैं ये देखूंगा कि इस लाइन पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अगर ये ब्लॉक ऊपर नीचे जाता तो मैं ऊपर नीचे वाले फोर्सेस काउंट करता। ये ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, इसलिए मैं mg क्यों काउंट करूं? mg तो नीचे लग रहा है, नीचे तो जा ही नहीं रहा वो, तो क्या फायदा उसका? इसकी मोशन के लिए जिम्मेदार फोर्सेस इस लाइन में ही होंगे, ऊपर नीचे तो कैंसिल हो गए, इसलिए मैं ग्रेविटी मेजर ही नहीं करूंगा। क्लियर? अब देखिए, इस पर टेंशन इधर लग रही है कि सर mg नीचे, फिर वही बात, नीचे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, तो मतलब ये नीचे जा रहा है इसलिए मैंने mg लिया, नीचे जा रहा है ना तो नीचे mg लग रहा है, इस तरह से। अब मैं इसका बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, इसको फ्री करता हूं और इसको फ्री करता हूं, और इसको ध्यान से देखिए, ये किधर जा रहा है? नीचे। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। बोलो मेगा, बना दी होगी? इसमें बताइए, इसमें कितने फोर्सेस दिख रहे हैं आपको? सिर्फ एक, t। किधर वो mg? अबे यार mg नीचे जा रहा है ना यार, नीचे तो बॉडी जा ही नहीं रही, तो नीचे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, इसलिए हम mg को काउंट ही नहीं करेंगे। और अगर आप काउंट कर भी रहे तो आप ये भी याद रखना, इस m2g को इसका नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है ऑलरेडी, n इक्वल टू m2g, और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इनको मेजर करने की भी जरूरत नहीं है हमें। ये बात दिमाग में घुसी या नहीं घुसी कि मैंने m2g क्यों नहीं लिया इसमें? सीधी सी बात है, ऊपर नीचे जाता, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था देखना, ये नीचे जा रहा था तो नीचे की तरफ mg लग रहा था, मैंने काउंट कर लिया। ये ऊपर जा रहा था तो इस लाइन पे तो mg लग रहा है तो मैंने काउंट कर लिया। अब इस पे रखा है और ये इधर जा रहा है, क्या इधर mg लगता है क्या? नहीं लग रहा, तो मैं उस फोर्स को ही नहीं काउंट करूंगा, सीधी सी बात है। हाँ, तो इस पर सिर्फ लग रहा है इधर की तरफ टेंशन, एंड दैट इज इक्वल टू m2a, और यही इसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा। और तो फोर्स दिख रहा है इस पे, बताना और कौन सा फोर्स बना? स्मूथ है ना, फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर रफ होती तो इसका जो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन भी काउंट करता है। ठीक है, तो यही टेंशन है और यही इसका m2 है। अब इसकी वैल्यू रख दो, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, t से t कट जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा m1g इज इक्वल टू a m1 + m2। तो a हो गया m1g अपॉन m1 + m2। वैल्यू रख दो, m1 कितना था? 10, 10, और g की वैल्यू भी 10 रख दो, 10 और प्लस 5, 15। ये आ जाएगा 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म, लिख लीजिए। किसी के दिमाग में कोई बात चल रही हो तो पूछ लेना। अब a निकल गया तो t भी निकल जाएगा। इन इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू पुट अप कर दो तो टेंशन भी निकल जाएगी। t इज इक्वल टू m2 कितना है? 5, और एक्सेलरेशन कितना है? 6.66। ये कर लो, कितना आ रहा है t? 33.33। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। अर्नव, Yes, sir. what is the force on the clamp of pulley?
पुली का जो क्लैंप है ये, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? मास तो है नहीं तो फोर्स लेंगे। किस पर? पुली का थोड़ा ना बोल रहा हूँ, तो क्लैंप का बोल रहा हूँ। पुली का मास नहीं तो हम क्यों लेंगे? तो अरे हद हो गई। नहीं सुनो, बहुत रेयर केसेस में पूछ लेगा। देखो इधर ये क्लैंप है, एक फोर्स इधर लग रहा है टी, एक फोर्स टी लग रहा है, और ये कहीं जा नहीं रहा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां लग रहा होगा। तो रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट टी, यही तो ना? हाँ, न्याय समझ में? सॉरी, हाँ टी रूट 2, वही तो मैं लिख रहा था, टी रूट 2, टी स्क्वायर, हाँ टी रूट 2। भाई ये दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा ना, टी रूट 2, और ये इस पे लगाएगा, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस काउंट कर लो कि भाई पुलिस को टी रूट 2 से दबा रही है, तो मेज इसको इधर कितना देगी? टी रूट 2। तो आंसर टी रूट 2 आएगा। बहुत कम केसेस में अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका भी ध्यान रखना, ये भी आपको नहीं आएगा समझ में, ये वेक्टर से आएगा। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सेकंड, घर पे क्वेश्चन करना, देखिए क्वेश्चन करना है आपको 5.33 एनसीईआरटी। और एक और करना 5.25 एनसीईआरटी। ये दो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, 5.33 और 5.34। 34 भी ट्राई कर लेना, देखना क्या है ये। कौन कौन सा करना है? 5.25, 5.33 और 5.34। ये एक बार ट्राई करना, देखें होते हैं नहीं होते हैं। ये टफ है, इजी नहीं है ये। चलिए हेडिंग डालिए अगला, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और करोगे? होमवर्क में दूं एक और? बोलो, इसको ट्राई करना जरा। ये θ1, ये θ2, ये पुली, ये M1, ये M2, बॉडी इधर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो आपको एक्सेलरेशन और टेंशन ये काउंट करना है। बस ट्राई करके देखना, जरा हो जाए तो ठीक है। वैल्यू दे दूं मैं इसकी, इसको मैं दे देता हूं 10, इसको मैं दे देता हूं 5। आंसर तो मुझे भी नहीं पता। इसको दे देता हूं मैं 30 डिग्री, इसको दे देता हूं मैं 60 डिग्री। इसको 50-20 कर लेना, एक तो पता चले मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल जाए। इसको 20 कर देना, 20, 5, 30, 60। ठीक है, ट्राई करना। ये नहीं होगा भी आपसे, इसमें अलग हिसाब चलता है। ठीक है, चलो ये 4 क्वेश्चन आप करना। हेडिंग डालिए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए एक बात समझिए, न्यूटन ये कहता है कि जिधर फोर्स लगता है उधर बॉडी मूव करती है, बिना फोर्स के कोई बॉडी मूव नहीं कर सकती। ये सिंपल बात कहता है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये यहां रखी है इस जगह पर, ये तो आई ना यहां तक, ये यहां तक क्यों आई मुझे ये बताइए। जब ये यहां थी, मैंने इसको इधर करा तो देखो ये आ गई यहां तक, क्यों आई यहां पर? मैंने इसमें तो कोई फोर्स नहीं लगाया। सर वो रेजिस्टेंस के नीचे वाला ऑब्जेक्ट, तो न्यूटन से एक्सप्लेन करो मुझे। तो न्यूटन कहता है कि भाई मैं इस बॉडी को इधर खींच रहा हूं, तो ये बॉडी यहां से यहां हो गया, इसको कौन परेशान कर रहा है? इसको तो किसी ने फोर्स लगाया नहीं, ये क्यों मूव कर रही है? सर इनर्शिया। इनर्शिया? ये अपनी जगह रहना चाह रही थी। हाँ, ये वहीं रहना चाह रही थी। देखो पहली बात ये बता दूं, इसको न्यूटन भाई एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप न्यूटन के लॉ यहां पर अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। हाँ, आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं, देखना भी, अब ये मूव नहीं करेगी। ये देखो, कर रही है मूव? नहीं कर रही। लेकिन मैं ये करूंगा तब ये पीछे आ जाएगी। दो बातें हैं, एक, जब मैं इसको कांस्टेंट स्पीड से ला रहा हूं तब इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैंने अगर एकदम से इसको एक्सीलरेट करा तो ये यहां से पीछे खिसक गई। तो ये दो बातें हैं यहां पर।
क्या बातें हैं? कि एक में आपने जिस ऑब्जेक्ट पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, आपने इसको एकदम से फोर्स दिया, यानी कि इसको एक्सेलरेशन दिया। और दूसरे केस में आप इसको एक कांस्टेंट स्पीड v से लेकर के गए। ये दो केसेस हैं हमारे पास, ड्रॉ कीजिए इसको। इस केस में इसको समझो, ये नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि सर क्या मतलब क्या है सर? ये मैं बता रहा हूं, आपने ये जो ब्लॉक बनाया है, ये ब्लॉक इनर्शियल फ्रेम है। इस ब्लॉक को हम क्या कहेंगे? ये इनर्शियल फ्रेम है इसके लिए, और इसको कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस के लिए। और इस ऑब्जेक्ट के लिए ये कहलाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर? ऐसा फ्रेम जो कांस्टेंट स्पीड से चलता है उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। किसके लिए? इस ऑब्जेक्ट के लिए जो उसके टच में आ रही है। यहां पर न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल। न्यूटन ने बोला इस पे फोर्स लगा नहीं, इसलिए मूव करा नहीं। सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट स्पीड से चला रहा हूं मैं, तो ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ये आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहां न्यूटन का लॉ लगता है। न्यूटन कहता है जिस पे फोर्स लगाते हो वो चलेगा। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये चल रहा है, उस पे फोर्स नहीं लगा रहा, वो नहीं चल रहा। हो गया एक्सप्लेन? सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर दिक्कत है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? देखो, मैं ये यहां था, मैं इसको इधर खींचा तो ये पीछे चला गया। तो न्यूटन से बोला कि न्यूटन एक्सप्लेन करो। न्यूटन कहता है यार इस पे फोर्स लगाया तो ये चल गया। कि वो क्यों चला, ये पता ही नहीं। तो न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करा जाए? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से एक अजम्पशन ली। क्या बोलता है कि अगर ये बॉडी पीछे जा रही है तो पीछे हो ना हो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तभी तो जा रही है। इस फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर हमने एक स्यूडो फोर्स की अजम्पशन ली है कि मैंने जब इसको आगे खींचा है तो उस पर कोई फोर्स लगा है जो पीछे की तरफ लगा है, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये बॉडी गई है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। कहता है कि स्यूडो फोर्स का कैसे निकालोगे, कितना स्यूडो फोर्स है, बहुत ध्यान से समझना। इस स्यूडो फोर्स की वैल्यू, फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है, बट इसने बोला स्यूडो फोर्स अगर आपको निकालना है तो जिस बॉडी पे लग रहा है उसका मास। अभी तक हम क्या करते थे कि ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, तो इस पे लगने वाला फोर्स इस बॉडी का मास, इस बॉडी का एक्सेलरेशन, ये था F = ma। अब स्यूडो फोर्स में इस बॉडी का मास तो है, बट एक्सेलरेशन आपको ये वाला काउंट करना पड़ेगा। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। ठीक है? ये क्या था? न्यूटन क्या कहता था? जिसका मास उसका एक्सेलरेशन। स्यूडो फोर्स क्या कहता है? जिसका मास बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। लिखिए इसको, उस बॉडी का मास और वो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सेलरेशन लेना है। लिखिए इसमें लिखिए, बॉल इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें लिखिए बॉल, ये जो बॉल बनाई है, इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी बात ये लिख लेना, न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है? हाँ, तो तीसरी बात लिखिए इसके बाद में, टू एक्सप्लेन दिस वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ
pseudo force. We use the concept of pseudo force. ठीक है, ओके। और इसमें लिखिए बॉल इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बॉल इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो बाकी तो ये थ्योरी तो लिखी हुई मिल जाएगी आपको. तो बेसिकली अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है या ससुरा रुका हुआ है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें करते हैं. लेकिन अगर कोई फ्रेम है, उसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है और ये एकदम से चले, एकदम से एक्सीलरेट हो जाए, इसकी वेलोसिटी रुक जाए, सॉरी वेलोसिटी कम हो जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए, तो हम कह देंगे कि ये कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. यहां पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं. और अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है तो आपको एक स्यूडो फोर्स मानना पड़ेगा. और वो स्यूडो फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा है उस बॉडी का मास और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन यहां से निकलेगा. यह है आपके पास इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसको भी हमें पढ़ना है. क्वेश्चन लिखिए आगे. अच्छा, उससे पहले कॉपी के टॉप पर एक बात लिख लीजिए. आपने वेटिंग मशीन देखी है, वेइंग मशीन जिसपे आप खड़े होते हो, वो क्या नापती है? नहीं नहीं, मास तो कहां से नापेगी? वो नापती है आप पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स. अगर आप कहती है कि वो आपका वेट नापता है तो पानी में भी उसको सेम रीडिंग देनी चाहिए, बट पानी में वो सेम रीडिंग नहीं देगा. यानी कि वो आपका वेट नहीं नाप रहा है, वो कुछ और ही नाप रहा है. वो चीज है नॉर्मल फोर्स. वो हमें पिछली क्लास में पढ़ा. बट लिख लीजिए वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स मेजर करती है. वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स मेजर करती है. यानी कि अगर आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन है वेटिंग मशीन, तो आपसे पूछे कि वेटिंग मशीन का रीडिंग बताओ, तो आपको बेसिकली वो कह रहा है कि आपको नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करके बताना. ठीक है, क्वेश्चन लिखिए. कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स. कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉय. कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉय in the following cases. In the following cases. ब्रैकेट में लिखिए. इसको इस तरह से भी पूछ सकता है, what will be the reading of weighing machine? What will be the reading of weighing machine? छोटा सा मैं रिवाइज करा दूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि नॉर्मल फोर्स कैसे निकलता है. आप लोग भी देख लीजिए. अगर एक बॉडी ऐसे रखी है जिसके कांटेक्ट में है, और अगर आपको नॉर्मल फोर्स बनाना है तो जिस सरफेस के कांटेक्ट में है यहां पर इस तरह से टू साइडेड फोर्सेस बना लीजिए. इसको लिख दीजिए एन. यही आपका नॉर्मल फोर्स. अगर एक बॉडी इसके साथ चिपकी हुई है और आपसे बोलूं नॉर्मल फोर्स बनाओ, तो जिस प्लेटफॉर्म से चिपकी हुई है इसके साथ में नॉर्मल फोर्सेस बना दीजिए. इस तरह से हम नॉर्मल फोर्स बना, और बाद में हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे. यानी कि ये वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया. तो इस पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स ऊपर आ गया, इस पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स नीचे आ गया. फिर इस पे ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी अलग से बना देंगे. ये है कॉन्सेप्ट. ठीक है, बाकी आप पिछले वाला लेक्चर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. हाँ, ब्रैकेट में लिखिए व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन. व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन. ओके, पहला ये लिफ्ट वाले क्वेश्चंस हैं. ये आपके पास एक लिफ्ट है और आप एक वेइंग मशीन पर खड़े हुए हो. आपका मास m है. तो बताइए वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी, या फिर इस आदमी पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स क्या आएगा. ये रेस्ट पर है, लिफ्ट एट रेस्ट. रेस्ट पर, या ये कह सकते हो कांस्टेंट स्पीड. एट कांस्टेंट स्पीड. दोबारा रिपीट करना. देख, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक बंदा है जो वेइंग मशीन के ऊपर चढ़ा हुआ है. ठीक है, और लिफ्ट रुकी हुई है या फिर इस कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसमें कोई फर्क नहीं मानने.
अब आपको बताना है कि इस वेइंग मशीन की क्या रीडिंग आएगी। वेइंग मशीन क्या नापता है? नॉर्मल फोर्स ऑन द बालक, यानी कि आपको यह पता करना है कि इस वक्त इस पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना है। चलिए मैं बताता हूं। तो मुझे निकालना है नॉर्मल फोर्स, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल फोर्स बनाऊंगा। इसके संपर्क में है तो नॉर्मल फोर्स बन गया एक इधर और एक इधर, ऐसे बनता है टू साइडेड में। अब लिफ्ट तो चल नहीं रही है, रुकी हुई है या कांस्टेंट स्पीड से, तो इस बंदे की बात करूं, इस बंदे पे लगने वाला फोर्स किधर है? इधर, और एक इस पे फोर्स और लग रहा है नीचे की तरफ mg। मैं खड़ा हूं, मैं इस तरह से खड़ा हूं, मेरे पर ग्रेविटी नीचे लग रही होगी और फ्लोर मुझ पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। सिंपल। एक तो ये नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट जो हम इस तरह से बनाते हैं, और एक इस पर जो ग्रेविटी लगेगी वो नीचे की तरफ mg लगेगी। तो अगर मैं इस बंदे की बात करूं तो इस बंदे पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, और एक ये रहा नॉर्मल फोर्स, और जो नीचे वाला फ्लोर है उस पर भी नॉर्मल लग रहा है, बट उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। अब बताओ ये कहीं जा रहा है क्या? ये कहीं नहीं जा रहा, रुका हुआ है, इसलिए ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है, इसलिए वेइंग मशीन इसका पूरा वेट पढ़ लेगी mg के हिसाब से। 5 है तो 50 किलो की रीडिंग ये दे देगी। तो इसका आंसर है कि वेइंग मशीन की रीडिंग होगी mg। खत्म, और कुछ नहीं। यानी कि इस आदमी को अपना भार जो लग रहा है वो भार महसूस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, और इस बार मैं ये मानता हूं कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ए एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन झटके से ऊपर जा रही है। अब बताइए रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। चलिए सेकेंड एग्जांपल, चलिए मैं समझाता हूं, देखिए इसको समझना ध्यान से। हाँ, पहले मैं बात करता हूं कि इस बंदे पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। पहले सिंपल बात करते हैं। ये ग्रेविटी लग रहेगी इस पे नीचे की तरफ mg, और नॉर्मल फोर्स, जब भी कोई चीज किसी के टच में आती है नॉर्मल फोर्स जरूर लगता है। ये लग रहा है इस पे नॉर्मल फोर्स यहां से, और एक लगेगा इस पे नॉर्मल फोर्स यहां से। क्लियर? क्या और कोई फोर्स लग रहा है? हाँ हर्षित, श्रेया, यश, बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। अब ये एकदम से झटके से ऊपर जाएगी तो न्यूटन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो हमें एक फोर्स और मानना है, दैट विल बी स्यूडो फोर्स। अब इस बंदे पे लगने वाला स्यूडो फोर्स निकालना है ना? क्या था? ये बॉल थी और इसके टच में थी, और जब ये एकदम से ए से चला है तो इस पर स्यूडो फोर्स पीछे लगा है। ये ऊपर गया है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, Fp। अब अगर मैं इस बंदे को लिफ्ट से अलग करूं तो देखो कहानी क्या है। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, ये रहा, एक लग रहा है mg, और एक नीचे की तरफ लग रहा है स्यूडो फोर्स। और इस स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इस पे स्यूडो फोर्स कैसा लगता था? इसका मास और उसका एक्सेलरेशन, तो इसका मास और उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस ma, तो नॉर्मल फोर्स की रीडिंग आ गई mg प्लस a, यानी कि वेटिंग मशीन की रीडिंग बढ़ गई होगी। वेट आपका उतना ही है, बट आपको महसूस होने वाला एपेरेंट वेट यही आएगा। लिख लीजिए।